नमस्कार मेरे प्रिय देशवासियों, इंडियंस, भारतीय, हिंदुस्तानी। आज 1 जून है और हमारे जनरल इलेक्शंस मतलब चुनाव की प्रक्रिया जो है वो आज अंतिम चरण से हो चुकी है। 7 बज गए तो 6 बजे हमारा अंतिम चरण हो गया। 7 चरणों में 2024 का जनरल इलेक्शंस कंडक्ट किया गया और मैं आज इस वीडियो को उन जनरल इलेक्शंस पे नहीं पर इस बात पे करना चाह रहा हूँ कि इसके बाद हमारी कोई ना कोई सरकार तो बैठेगी। मैं एक भारतवासी के एंगल से कुछ बातें बोलना चाहता हूँ क्योंकि एज द प्रेसिडेंट ऑफ अटल जनहित पक्ष प्रोफेसर A.G. अय्यर आपके सामने ये छोटी सी वीडियो एक झलक कि हमें क्या करना होगा अभी की परिस्थिति से उठने के लिए, वो बातें मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। सबसे पूर्व है जो सरकार अभी आउटगोइंग जो निकली है मोदी साहब की, उस सरकार ने क्लेम अपने डाले कि $3.7 ट्रिलियन की हमारी GDP हो गई है। इस फिगर को मैं अभी पूर्ण रूप से मानता नहीं हूँ, फिर भी इनको देना चाहिए कि ये उनके फिगर हैं। वैसे तो हम तकरीबन 3 और 3.5 के मध्य घूम रहे हैं। और जब इसके पहले प्रधानमंत्री जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब थे, जिनकी काफ़ी त्रुटियां निकाली गई, ऑफ कोर्स वो उनके सेकंड हाफ में कुछ चीज़ें इस इश्यूज ऐसे हुई इकोनॉमी की कि इकोनॉमिक पैरालिसिस की बात हुई, पॉलिसी पैरालिसिस की बात हुई। पर आज उससे भी बढ़कर हम परिस्थिति में हैं। हम पॉलिसी पैरालिसिस तो दूर की बात है, हमारे पास शायद कोई पॉलिसी ही नहीं है। हमने बनाया नीति आयोग जो बिल्कुल ही निकम्मेपन पे आया हुआ था और उसकी जो एग्जीक्यूशन है, नीति आयोग का प्रिंसिपल होना चाहिए था कि प्लानिंग कमीशन जो थी पहले डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया की, उससे आगे बढ़ के काम करे, पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 टूक कहता हूँ कि चाहे वो अमिताभ कांत हों चाहे बाकी हों, इन्होंने बहुत निकम्मे काम किए नीति आयोग में। और ये जब तक उसको सुधार पे नहीं लाएंगे उस बॉडी को और सुनेंगे नहीं हम जैसे बुद्धिजीवियों को, तब तक वो कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। वो एक तरफ लगे रहे अपने काम में और इनका कोई काम नहीं होना। हाँ, कुछ मंत्रालयों ने काम ज़रूर थोड़ा इम्प्रूव किया। इसमें हमारी पावर मिनिस्ट्री है और MNRE का मैं कहूँगा नहीं, उनको और काम करना है, बट बिजली मंत्रालय ने थोड़ा बहुत काम कोशिश किया, एक राष्ट्रीय स्तर पे कुछ मूवमेंट करने की कोशिश की। पर उसके बावजूद भी बिजली क्षेत्र में भी हम गिरे। 100 गीगावाट बाई 2022 जो हम लोगों के रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन ने जो डिक्लेयर किया और जिसको पॉलिसी बनाया गया, वो 100 गीगावाट नहीं हो पाए 2022 में, वो केवल 60 गीगावाट की हुई और अब भी हम 70 पे पहुंचे 2024 में। तो पैंडेमिक का बहाना लेके इस अंडर परफॉर्मेंस को दिखाना नहीं है, मानना है कि हमसे अंडर परफॉर्मेंस हुआ। सोलर के क्षेत्र में जिसमें हम और चाइना दोनों एक ही साथ 2013 शुरू हुए, इसकी जो नींव रखी हमने श्याम शरण जी के साथ मिलके, अभी जो एडवाइज़र टू प्रधानमंत्री हैं तरुण कपूर को, जब वो जॉइंट सेक्रेटरी सोलर थे उस समय से, डॉक्टर पांडियन जो गुजरात में थे, उनके जो अब ब्रिक्स बैंक के इंडिया चीफ बने हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ मिलकर हम लोगों ने इस पॉलिसी को तैयार किया और इस पॉलिसी को सरकार में आने में मदद करी। हमने तो CBG कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी की मदद की, हमने तो कई पॉलिसियों में मदद किया। हाइड्रो पॉलिसी तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम से, उसके पहले वाजपेयी के टाइम से हमने बातें करी इसकी, क्योंकि वाजपेयी के साहब के टाइम पे हाइड्रो को वापस लाया गया और कोशिश की गई एक 50,000 मेगावाट के प्लान बनाने की। वो योगेंद्र प्रसाद ही उसके, हमारे गुरु जो हैं योगेंद्र प्रसाद ही उसके मतलब मेन नुमाइंदे थे। ये सब हुआ, पर क्या हमने अचीव किया? आज मैं देखता हूँ, जबकि NHPC बहुत अच्छी कंपनी है और हम उसकी सराहना करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की, पिछले 3-4 चेयरमैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, अभी सुभाषश्री में हम अभी भी अटके हुए हैं। हम अब शायद उसको 2025 में देख पाएंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था ये 2023-24 में खड़ी हो जाएगी, पर अब 25 में तक चली गई है वो। तो इसी तरह से दिबांग का तो अभी टाइम लगेगा। तो बेसिकली 1 या 2 प्रोजेक्ट जो हमारे आने चाहिए वो भी इस कगार में से, पार्वती है, ये प्रोजेक्ट भी अब आ सकता है, पर ये भी 24 के अंत पे या 25 पे आपको दिखेगा। तो डिलेज हो रहे हैं, अपनी तरह से अपनी चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल की अपनी चैलेंजेस हैं, वो अपनी जगह हैं। तो आप देखिए कि माना गया इसी प्रकार से अब रोड अर्थव्यवस्था में, जबकि गडकरी साहब का परफॉर्मेंस इन दिस गवर्नमेंट वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस, इनफैक्ट इट वॉज द टॉप परफॉर्मेंस। बाकी तो मैं कह नहीं सकता परफॉर्मेंस के बारे में, पर उसके बावजूद भी जितने
किलोमीटर के रोड बने 2022-23 में, उसके 60% लेस बने हैं अभी, और ये खुद सरकार की डेटा है, हमारी नहीं है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी ठीक है, ये हमें बड़ा ख्याल से सोचना चाहिए हम कह क्या रहे हैं। इसमें राजनीति से उठ के अगर कोई काम कर सकता है तो ही काम होगा। अब आप सोचिए कि, और क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा, आप सोचिए कि इस वक्त NITs, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 30 मतलब लिटरली 30 कॉलेजेस हैं भारत में, जो राष्ट्रीय स्तर की कॉलेजेस हैं, इसमें बच्चों को मतलब आप समझिए केवल 35% से 45% बच्चों को नौकरियां मिली हैं 2024 में। और IIT की परिस्थिति थोड़ी सी बेटर है, जो NIT के पैरेलल जो IITs राष्ट्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनी हुई हैं, और उनकी परिस्थिति थोड़ी सी बेटर है, वो 55% से 65% पे हैं। पर आपको मानना पड़ेगा कि भारत की सेवा करने वाले ज़्यादा NIT के लोग हैं। मैं उसका ऑथर हूँ, NITs एंड इंडियन इकोनॉमी नाम की किताब का ऑथर हूँ, और उसमें मैंने बताया किस प्रकार से NIT के लोग भारत को चला रहे हैं। ये इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन फिनोमिनल है। लेकिन आज वही बच्चे वहाँ पर हमारे जॉब्स ढूंढ रहे हैं। हमारी NIT कुरुक्षेत्र में आज 39% के करीब मुझे न्यूज़ मिला है कि अपॉइंटमेंट है, और एलुमनाई अब लग गई है कि बच्चों की मदद करें। तो ये जो परिस्थिति आई है, अगर ये हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे ही एम्प्लॉय नहीं हो पाएंगे, तो आप बाकी एम्प्लॉयमेंट की बात छोड़ दीजिएगा। क्योंकि सरकार जितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, उससे हम मान गए हैं कि लघु उद्योग और प्राइवेट सेक्टर का लघु उद्योग जो है MSME है, और प्राइवेट सेक्टर यही कर सकता है। पर आज लघु उद्योग MSME का पूरा कबाड़ा हो गया है विथ 2 इश्यूज़। वन थिंग, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब इनकी हालत ख़राब हुई, और उसके बाद GST आया तो ये पूर्ण रूप से सत्यानाश हो गए। क्योंकि ये जो ग्रॉसली स्क्यूड टैक्स है, इसको रिविजिट करना पड़ेगा, और GST काउंसिल के कान में जूं तक नहीं रहेंगी इसके बाद में। आप देखिए, अगर इनपुट कॉस्ट ही अगर 30-40% आपके रुक जाते हैं, तो छोटी सी कंपनी ना तो आपकी क्या बोलते हैं स्टॉक मेंटेन कर पाएगी प्रोसेसिंग करने के लिए, आउटपुट लाने के लिए, और जब तक वो पेमेंट साइकिल से निकलती है, उसका टैक्सेशन पार्ट का पैसा जमा हो जाता है सरकार के पास, और वो बिल रेस कर चुकी थी, जैसी बिल रेस करती है उसके ऊपर GST आ जाती है। और ये हालत है उनकी कि उनको अपने प्रोडक्ट्स को कॉस्टली बनाना पड़ रहा है। ये इन्फ्लेशनरी है। 140% आप लोड कर रहे हैं अपने 100% जो आपका कॉस्ट के साथ बना मार्जिन के साथ, तो आप 40% के करीब लोड कर रहा है। मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ये हाल है। सर्विसेज इंडस्ट्री इतने बुरे हाल में नहीं है वो, लेकिन आप देखिए आप क्या नया शुरू हुआ है। सर्विसेज इंडस्ट्री रिट्रेंचमेंट हाईएस्ट कर चुकी हैं, बैंक्स रिट्रेंचमेंट हाईएस्ट कर चुकी हैं, लाखों के तौर पे लोगों को निकाला गया है। और इस वक्त अगर भारत की पूरी पॉपुलेशन देखा जाए तो 150 करोड़ की जो हमारी जनता है, उसमें से तकरीबन आप बच्चे और यंगस्टर्स को निकाल दीजिए जो अभी पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं, तो कम से कम 85 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हैं या अंडर डिप्लॉयड हैं। ये फिगर्स आ ही नहीं रही हैं, क्योंकि आज सर्वाइव करने के लिए एक एवरेज पर्सन को मंथली कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये चाहिए। बिना उसके एक इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आज हम यहाँ बैठे हैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कॉम्स हैं। ये डोमेस्टिक टैरिफ 15 रुपये के ले गई है। अगर AC चलाओगे तो 300 से 400-500 यूनिट हो जाते हैं, और 1 BHK वाला आदमी भी कम से कम 8,000 रुपये से 10,000 रुपये की बिल उसके ऊपर आ रही है। और ये विडंबना देखिए कि सबब में जो मिडिल क्लास रह रही है उसका बड़ा बिल है। जो अमीरजादे हैं वो शायद इवन प्राइवेट सेक्टर भी इसको लो टैरिफ कर रहा है। रेगुलेटर्स आज चुप हैं। आज हमने उत्तर प्रदेश का हमें पता चला लखनऊ में टैरिफ 8 रुपये है फॉर द डोमेस्टिक टैरिफ। आपके दिल्ली में 7 रुपया है, बेंगलोर में भी 8 रुपया है। तो महाराष्ट्र के लोग, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए लोग, डोंबिवली में बैठे लोग, कल्याण में बैठे लोग, टिटवाला, उल्लासनगर, और आई डोंट नो अबाउट पुणे, बट ये सारे सर्कल्स आज बुरी तरह टैरिफ से मरे पड़े हैं। और यहाँ पर लाइसेंसीज का बोलबाला है। भिवंडी में लाइसेंस का बोलबाला है, वो टॉरेंट है, ठीक है। और इनकी टैरिफ्स अगर ये नीचे फ्रेंचाइजी बन के कर रहे हैं, ये हमारी टैरिफें बढ़ा रहे हैं, किससे पूछ के बढ़ा रहे हैं? क्या कुछ भारत में कुछ ऐसा है कि मुंबई में रह रहा है वो थोड़ा अलग है और लखनऊ में रह रहा है थोड़ा अलग है? ये सबका एक ही होना चाहिए। आप 1 ग्रिड 1 नेशन की बात कर रहे हैं, 1 टैरिफ की कब बात होगी? तो ये कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, सब चुप बैठेगा। तो सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है ये। बाकी तो जो पॉलिटिकल साइड पे वो अपनी जगह है, पर आर्थिक रूप से आप क्या कर रहे हैं? आप डीजल पेट्रोल हाईएस्ट रेट पे चल गया, वो GDP है, गैस डीजल पेट्रोल वो खरीद नहीं रहा। आप देखिए कार मैन्युफैक्चरर ने क्या गेम करी है। आप चाहे इलेक्ट्रिक कार खरीदो, वो जो ढकोसला है इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहिए, लेकिन CBG आ गई है तो कंप्रेस बायोगैस लेके आप CNG की कार चला सकते हैं।
वो कंप्रेस बायोगैस की प्रोडक्शन तो आएगी बाद में, लेकिन कम से कम कार की तैयारी तो करो। सीएनजी कार्स की जो सेल हो रही है वो सस्ती मिलनी चाहिए, पर वहाँ 1-1, 1.5 लाख रुपया कारों पे ही रेस कर दिया सीधा का सीधा कार मैन्युफैक्चरर्स ने, इनकी कार्टेल बन गई है। और उसके अलावा वो क्या करते हैं, जैसे ही आप ऑटोमेटिक ड्राइविंग की तरफ जाते हैं तो वो उसमें भी 1 लाख रुपये और देते हैं। अच्छा, लोन की एजेंसी 14% पे लोन दे रही है, प्राइवेट बैंक्स अपना हिसाब किताब लगा के लोन टाइट करके दे रहे हैं, क्योंकि इनको इंडिविजुअल्स को देना ही नहीं है, ये खाली बड़ी बड़ी कंपनियों को देंगे, राइट ऑफ करेंगे। ये बिजनेस चला है देश में। आम आदमी की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी पूरा सत्यानाश करके बैठा दिया इन्होंने। वो ना लोन ले सकता है, ना कहीं जा सकता है, ना जी सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। उसकी जो लिमिटेड स्कोप में उसको ला रहे हैं। अगर ये आप देखेंगे तो कभी भी कोई इकॉनमी उठ नहीं सकती अनलेस अनटिल उनके कॉमन मैन के पास एक कम से कम परसेप्शन आए कि मेरे पास लिक्विडिटी है और मैं खर्च करूंगा, मैं अपने परिवार को बेहतर परिस्थिति में लाऊंगा। ये जब तक आप नहीं सोच सकते हैं तब तक आपकी इकॉनमी पूरी आ ही नहीं सकती है। एक देखिए, मैंने जो जीडीपी से शुरू किया, 3.7 ट्रिलियन की आप जीडीपी मान के चलिए तो 150 करोड़ दैट की जो कि 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है, उसके लिए पर कैपिटा जीडीपी जो है वो केवल $2,600 है। और ये $2,600 2 दिन पहले हमको सुनना पड़ा। श्रीलंका के कॉन्सुल जनरल इंडियन मर्चेंट आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग में थे। 8 कॉन्सुल थे जो ट्रेड कमिश्नर्स और कॉन्सुलेट्स वाले होते हैं, जो एम्बेसी के अलावा ट्रेड का काम करते हैं। यहाँ मुंबई में ये सारा फाइनेंशियल कैपिटल है, तो ये लोग हैं। तो इनकी मीटिंग में श्रीलंका वालों ने डायस से जो सुना, हमको सुनना पड़ा भारतीय, $4,000 के ऊपर है, हमसे ज़्यादा उनकी पर कैपिटा है। अब ये बात वो बड़े गर्व से कह के चले गए, और हम उसको क्या कॉन्टेस्ट करें जब सच्चाई तो है। तो ये शर्म की बात है कि श्रीलंका इतनी बड़ी क्राइसिस से हुआ है, फिर भी उसकी $4,000 है। और आज की परिस्थिति ये है कि हमारा जो 2,600 है, बांग्लादेश क्रॉस कर चुका है हमको पर कैपिटा जीडीपी में। तो हम किस बात की ये बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये सारे बिजनेसमैन जो हैं, चाहे वो CII में है, एसोचैम में, फिक्की में, इनके मुंह क्यों बंद हैं? राहुल बजाज ही चाहिए था, वो उनको लेके आएंगे, और उनका बच्चा राजीव बोल रहा है सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर बेचने वाली कंपनी भी वही है जो सत्य बोल रही है। तो ये कब उठेंगे? हमारे जो बिजनेस के टाइकून से ये मुंह बंद करके क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं सरकार को बोल रहे हैं कि तुम फेल हो गए इकोनॉमिक्स में, हैं? और वो वहाँ सुब्रमण्यम स्वामी उनको बताते हैं, बस एक वो घड़ी में तोला घड़ी में माशा हो जाते हैं। इस बात के ऊपर तो पूर्ण रूप से सरकार को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर देश बेरोजगार है, अगर देश की हालत ख़राब है, IITs NITs के लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चों को जो निकल रहे हैं, 15-15 लाख खर्च करके लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए खर्च करने के बाद, तो ये कौन सी अर्थव्यवस्था आप तैयार कर रहे हैं? कहाँ जा रहा है देश? और सबसे कमाल की बात है, ऐसा नहीं कि जॉब्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये जॉब की रिक्वायरमेंट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपकी फ्यूचर इकोनॉमी जो आ रही है उस पर। फ्यूचर इकोनॉमी AI नहीं है, फ्यूचर इकोनॉमी रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा है जो मैं कह रहा हूँ, और फ्यूचर इकोनॉमी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये बहुत बड़ा जो चीज़ चल रहा है, इसके ऊपर अब ट्रेनिंग नहीं है, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, तो किसको लगा रहे हो आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर उल्टा क्या करेंगे, आप स्ट्रैटेजी करेंगे, और सब कॉन्ट्रैक्टिंग का गेम चल रहा है, और किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट बुलाएंगे, फिर फॉरेनर आ जाएंगे, फिर ये पार्टनर बन रही है, जेवियाँ बनेंगी, फिर देखेंगे वहाँ चाइनीज़ कंपनियाँ जेवियाँ कर रही हैं। महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आप देखोगे कि चाइनीज़ कंपनियाँ जॉइंट वेंचर लेके L&T कर रही है उसको। तो ये कब हम रोकेंगे इन लोगों की, भैया तुम अपने पार्टनर कम से कम वो लोग बनाओ, जापानी बनाओ, कोरियन बनाओ, मलेशियन बनाओ, पर चीनियों को मत बनाओ। पर हम चीनी पार्टनर लेके भी चल रहे हैं, और दूसरी तरफ से चाइना के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे, और जाके कोई 1-2 ऐप बंद कर देंगे। पर ट्रेड चाइना का 100 बिलियन के ऊपर हो गया हमारा ट्रेड डेफिसिट, और हम 25 से 30 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं। ये किस प्रकार की हमारी मानसिकता है? और अगर ये कहते हैं कि ये बातें आम आदमी को समझ नहीं आ रही, तो मैं हिंदी में बोला हूँ आज, है प्रोफेसर AGR आपसे हिंदी में बोला है, अटल जनहित पक्ष के हिसाब से बोला है। तो मुझे इनके किसी भी पार्टी की मैनिफेस्टो नहीं चाहिए आगे से। अब मुझे चाहिए भारत की मैनिफेस्टो, a manifesto for India, a manifesto for my Bharat, a manifesto for my country, my nation. I care a fig about the manifestos of the political parties. And this is the revolution that we want to start. Jai Hind.